हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेड सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी मींस बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, या इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे अधिगम अक्षमताएं या अधिगम निर्योग्यताएं भी बोलते हैं। अगर सीटेड एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करें तो इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेड दिसंबर 2019 का पेपर 1 सीडीपी हो या फिर पेपर 1 हिंदी पेपर 1 जो है उसका हिंदी सेकंड हो। मतलब लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो कम से कम 15 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए इसके लिए, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि हर साल इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सीडीपी में ही इससे क्वेश्चन पूछे जाए। मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, उनके भी जो पेडागॉगी वाले सेक्शंस हैं इसमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको घूमते टहलते हुए मिल ही जाएंगे, आपसे टकरा ही जाएंगे। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं, इस नोट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में तो मैं ये जितने भी सारे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको डिस्कस करूंगी, और नेक्स्ट पॉइंट में एक नोट्स करके पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें जैसे ये लर्निंग डिसेबिलिटीज क्यों होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, वो मैंने दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी गई है। मतलब इस नोट्स में ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा ना गया हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस नोट्स को समझिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डिसलेक्सिया। हिंदी में भी इसको डिसलेक्सिया ही बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट है पठन अक्षमता या पठन वैफल्य। मतलब हिंदी में इसको हम कहते हैं पठन अक्षमता या पठन वैफल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। अच्छा, इस नोट्स को मैंने बाइलिंगुअल थोड़ा रखने की कोशिश की, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि उनको इंग्लिश में भी समझना है, तो इसलिए मैंने इस नोट्स में कोशिश की है कि थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट है डिसलेक्सिया सीधे सीधे होता है ये रीडिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये पठन अक्षमता इसको बोलते हैं या पठन वैफल्य, यानी जो बच्चा है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता, बहुत ज्यादा अटक अटक के पढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चा भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, खास तौर पे उसे एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। दे हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक। जो एक जैसे दिखते हैं उनको उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट पॉइंट में। ऐसा बच्चा सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। देखिए तो ये पॉइंट है ना सॉ एंड वॉज, तो ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, न्यूक्लियर और अनक्लियर हमें और आपको ये एक जैसे नहीं लग सकते, लेकिन जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा होता है उसको ये एक जैसा लगता है। अच्छा, इसमें ये भी सारी चीजें हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस में होती है, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चा नॉर्मल आईक्यू का भी होगा उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको ना ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है इन सारी चीजों की वो दूसरे तरीके से होती है। वो जो देखता है वो देखता तो यही है, लेकिन उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग इस तरीके की होती है। तो ये सारी चीजें मैं इसका जो नेक्स्ट मतलब जो मैंने बताया ना कि नोट्स पॉइंट करके लिखा है तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन रिवर्सिंग वर्ड्स। मतलब जैसे सॉ, और अगर कोई वर्ड है और अगर आप उसको रिवर्स करके बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ऐसा बच्चा। हम और आप इजीली उसको रिवर्स कर लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित है। मतलब जो विजुअल मेमोरी होती है ना, विजुअल मेमोरी में उनको दिक्कत होती है। जैसे कि अगर कोई चीज उन्होंने देखा और उसको फिर वो ज्यादा टाइम याद नहीं रख सकते, फिर वो उनको वो चीजें भूल जाती हैं। देखिए वही लिखा है, लेटर्स एंड वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद डिसलेक्सिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा पढ़ने में बार बार अटकता है तथा निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। वो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो डिसलेक्सिया वाले बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, इस पॉइंट के अंदर पॉइंट है पढ़ने के प्रति चिंता, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग। उनको हमेशा टेंशन बनी रहती है कि जैसे उनको हमेशा डर लगा रहता
रहता है कि अब जो टीचर है वो उनको खड़ा कर देगा, बुक दे देगा और बोलेगा चलो पढ़ो, तो उनको हमेशा इस बात की टेंशन लगी होती है, एंग्जाइटी रहती है। नेक्स्ट है आपका शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स। तो जब उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उनकी वोकैबुलरी स्किल्स भी होती है, वो भी बहुत कम होती है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, जो पढ़ा है उनको वो भूल जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो है लेखन अक्षमता, यानी कि ये राइटिंग डिसऑर्डर है। तो जो डिसलेक्सिया था वो आपका रीडिंग डिसऑर्डर था और ये है आपका राइटिंग डिसऑर्डर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिगड़ी लिखावट या विकृत लिखावट, इंपेयर्ड हैंडराइटिंग, मतलब जो लिखते हैं ना वो बहुत गंदा लिखते हैं, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी को डी, वॉस को 100 और 21 को 12 लिखना। ये उनकी आदत होती है, जो ऐसे बच्चे होते हैं डिस्ग्राफिया से पीड़ित, वो इस तरह के मिस्टेक्स अक्सर कर देते हैं। और ऐसे मिस्टेक्स अगर आप उनकी नोटबुक देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए लिखा है, लिखने की नोटबुक देखकर ही पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। ए चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजेस etc। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट है, इसमें इतना कुछ समझाना नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया हो सकता है। ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्राफिया। देखिए अगर कोई ऑर्थोपेडिक बच्चा है, जैसे उसका हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये भी पूछा गया है, ये एवं मैंने नहीं दिया है, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए दिया है। तो ये जैसे है कि ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, तो अगर कोई ऑर्थोपेडिक बच्चा है और उसके मान लीजिए उसका हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है डिस्ग्राफिया। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया हिंदी में भी बोलते हैं, इसमें जो पॉइंट लिखा गया गणितीय अक्षमता, यानी कि ये क्या है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है संख्याओं और परिकलन में समस्या, मतलब प्रॉब्लम विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशन। तो मतलब जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चे होते हैं उनको मतलब गणन संबंधी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, जैसे जोड़ना घटाना, ये सब जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका नंबर 4 पे है अफेजिया। अफेजिया को क्या बोलते हैं, देखिए भाषाघात या वाचाघात, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन डिसऑर्डर, ये लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यह भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज। देखिए ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट देखिए ध्यान से, ये मैंने एक साथ लिखा है, अफेजिया और डिस्फेजिया, तो दोनों ही पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसमें भी एक लास्ट पॉइंट दूंगी, बिकॉज ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस करने में ये पॉइंट हेल्पफुल है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज, तो इसमें कंप्लीट लॉस हो सकता है अफेजिया में, लेकिन इसमें क्या है पार्शियल लॉस होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन है। अब देखिए इसमें क्या है, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है अफेजिया के बाद जो है नंबर 5 पे है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया किसको बोलते हैं, इट इन्वॉल्व्स मॉडरेट लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स और पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज, आंशिक, मतलब अफेजिया में आपका कंप्लीट लॉस हो सकता है स्पीच का, ठीक है, लेकिन डिस्फेजिया में आपका पार्शियल लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हेडिंग जो है आपकी अफेजिया डिस्फेजिया के बाद नेक्स्ट हेडिंग है छठवां एप्रैक्सिया। तो इसको बोलते हैं चलाघात, मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया था वो पढ़ने से रिलेटेड था, डिस्ग्राफिया जो था वो लिखने से रिलेटेड था, अफेजिया और डिस्फेजिया जो है, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, अफेजिया और डिस्फेजिया जो है वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, और अब ये क्या है, ये एप्रैक्सिया जो है वो चलने से रिलेटेड है, आपकी बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड है एप्रैक्सिया। तो इसको क्या बोलते हैं चलाघात, इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट, और इसमें देखिए लिखा हुआ है पॉइंट कि गामक कौशल से संबंधित, मतलब चलने से रिलेटेड है। कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, इसमें भी आपका क्या होता है एप्रैक्सिया में कंप्लीट लॉस हो जाता है। ये कंप्लीट लॉस मूवमेंट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, नेक्स्ट जो हेडिंग है 7वां डिस्प्रैक्सिया, इसमें पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट होता है। तो अच्छा देखिए इस नोट्स को मैंने थोड़ा सा अच्छे से अरेंज भी किया हुआ है कि जो दो पॉइंट एक जैसे उनको एक साथ लिखा हुआ है, जैसे अफेजिया डिस्फेजिया। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट लॉस होता है,
इसमें पार्शियल लॉस होता है। फिर आप देखिए ये जो एप्रेक्सिया है और डिस्प्रेक्सिया है, ठीक है ना, एप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया, इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट होता है और डिस्प्रेक्सिया में पार्शियल लॉस मूवमेंट होता है, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया में होता क्या, देखिए इसको बोलते हैं गति समन्वय अक्षमता, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, मतलब ये गति से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है नो कोऑर्डिनेशन इन बॉडी मसल्स, बॉडी मसल्स में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा, जैसे पेन पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, टाई बांधने में प्रॉब्लम होगी, बटन लगाने में प्रॉब्लम होगी, शू लेसेस बांधने में प्रॉब्लम होगी, ईटीसी। पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म मूवमेंट, जैसे मैंने भी बताया ना कि ये वाला जो पॉइंट है ये एप्रेक्सिया, ठीक है ना, एप्रेक्सिया में कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है और ये जो डिस्प्रेक्सिया है उसमें आपका पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग जो है वो 8वां है डिस्फोनिया। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं स्वर अक्षमता, वॉइस डिसऑर्डर, ऑल्सो रिफर टू एज फंक्शनल वॉइस क्वालिटी। आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, पुअर वॉइस क्वालिटी होती है एंड इम्पेयरमेंट और चेंज इन वॉइस क्वालिटी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू स्पीक। आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें कुछ विकृति हो जाती है जिससे आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये बोलने से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है 9 जो है वो आपका ए स्पीचेसिया और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, AOSB बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाक संबंध रोग, लिमिटेड एंड डिफिकल्ट स्पीच एबिलिटी। तो इसमें ये भी स्पीच से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत लिमिटेड आप बोल पाते हो इस वाले हेडिंग में, इस वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका हेडिंग 10th है आपका डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है, ये भ्रम वाली स्थिति है, ये मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, भ्रम वाली स्थिति, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, इसको BDD बोलते हैं, यानी एक ऐसी भ्रम की स्थिति है, एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसमें आपको अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट में भ्रम हो जाता है कि मेरा ये पार्ट अच्छा नहीं है, वो पार्ट अच्छा नहीं है, और आप घंटों मिरर के सामने खड़े होकर उसको फिक्स करने की कोशिश करते हो। तो ये जो है ये डिस्मॉर्फिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए डिस्मॉर्फिया के बाद आपका है 11 जो है हेडिंग, ये है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया है ये आपकी तनाव वाली स्थिति है, मेंटल प्रॉब्लम है। और ये क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव का डिसऑर्डर है ये, और ये लगातार रह जाता है। और अगर ये लगातार रह गया तो बच्चा जो है वो तनावग्रस्त भी हो सकता है। तो देखिए तनावग्रस्त बच्चा आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर भी कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 12 ADHD। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ये भी घूमते टहलते आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ADHD बहुत सिंपल है याद करना, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपको इसके सारे सिम्टम्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन की डेफिसिट होती है, यानी कि वो अटेंशन नहीं दे पाता है ऐसा बच्चा, और हाइपर एक्टिव होता है। तो इसमें देखिए सिंपल से पॉइंट्स है, न्यून अवधान विकार इसको हिंदी में बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और आसानी से विचलित होने की आदत, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली। मतलब ADHD से जो अफेक्टेड बच्चा होता है वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, वो हमेशा जैसे हम लोग बोलते हैं ना चक्कर पकड़ करता ही रहता है। लेकिन देखिए जिस बच्चे जो होते हैं ना वो इधर उधर तो चक्कर पकड़ करते ही हैं, लेकिन ADHD से पीड़ित जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाने के बाद भी बहुत ज्यादा ही चक्कर पकड़ करता है, मतलब वो एक जगह नहीं रुक सकता, कुछ ना कुछ खुटर पुटर वो करता ही रहता है। तो ऐसे बच्चों को ADHD की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट हेडिंग है वो है आपकी ऑटिज्म। ऑटिज्म को बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता या आत्मविमोह। तो ये क्या है, विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या जो बातचीत करने एवं दूसरों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। अ सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट। ऑटिज्म से जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, वो लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप में ही सिमट के रह जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, यह तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर करता है। इट इम्पैक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब ऑटिज्म इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज ये इस बच्चे का पूरा जो एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, हर चीज को अफेक्टेड करता है। इसके जो लक्षण है वो देख लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। आम लक्षणों में शामिल है बातचीत करने में कठिनाई,
सामाजिक रूप से जुड़ने में कठिनाई, जुनूनी दिलचस्पियां और बार बार दोहराने का व्यवहार। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शंस, ऑब्सेसिव इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, उनके अंदर कुछ अजीब सा ऑब्सेशन होता है, जैसे कि एक ही चीज को बार बार करेंगे, तो ऑब्सेशन होता है, ठीक है। और मतलब वही जो सामाजिक रूप से वे जुड़ नहीं पाते, वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते, मैंने अभी बताया ना कि वो अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस उसका जो नोट्स है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका, जो मैंने नोट्स करके लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर आपको रिवाइज कर दे रही हूं कि ये सारी चीजें आपके सीटेट एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। नोट्स में आपका पहला पॉइंट है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा अधिगम और क्षमता प्रदर्शित करता है। अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस शो लर्निंग डिसेबिलिटी। जो मैंने पहले बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वही शो करते हैं। नॉर्मल इंटेलिजेंस जिसका होगा वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है नोट्स में सेकंड पॉइंट, अधिगम अक्षमता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला है आपका संवेगात्मक विघ्न, मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। दूसरा आपका व्यवहारगत विघ्न, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तीसरा आपका सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका विशेषता उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। तो इतने सारी चीजें हैं जिनकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जो कि एग्जाम में आपके पूछा गया। इसमें थर्ड पॉइंट है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। दे स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। मतलब जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज में प्रॉब्लम होती है, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं पर्टिकुलर, बस उन्हीं सबों से वो परेशान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ वेरिएबल स्टेट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, चर अवस्था, एंड कैन इंप्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, अगर ऐसे बच्चों का देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि कभी ठीक ही नहीं होगा, या मतलब ये सुधार नहीं हो सकता। मतलब सुधार हो सकता है अगर आप अलग अलग तरीके अप्लाई करें, तो ऐसे बच्चों के अंदर सुधार हो सकता है, ठीक है ना। कैन इंप्रूव विथ अप्रोप्रिएट इनपुट, वेरिएबल होता है ना, चर अवस्था होती है, मतलब वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी हैज अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर देम। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपका पूछा गया था, ठीक है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका ये है 6 पॉइंट है आपका, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन की पद्धति सबसे उपयुक्त है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इज स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसे बच्चों का अगर आपको क्या बोलते हैं वो करना है, अवलोकन करना है, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होता है, यानी व्यवहार परक अवलोकन की पद्धति। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका है 7, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। द बेस्ट वे टू इंक्रीज चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंटेक्स्ट। मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय आप जितनी भी वैरायटी की चीजें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को क्या बोलते हैं पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आप उसको विजुअल वाली चीजें दीजिए, मतलब जो देख के वो समझ सके। तो अगर किसी को मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जिस अगर एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो वो जिस अधिगम के जिस पक्ष से वो संघर्ष कर रहा है, तो उस पक्ष को इंप्रूव करने के लिए कि मतलब वो पक्ष उसमें उसके इंप्रूवमेंट आए, तो आप अलग अलग मटेरियल्स यूज करिए। जैसे विजुअल मटेरियल है, ऑडियो मटेरियल है, डूइंग मटेरियल है, मतलब करके आप समझिए। तो सारे अलग अलग तरीके अप्लाई करिए जिससे कि वो सीख सके।
तो ये पूरा पॉइंट आपका, इस वीडियो के सारे पॉइंट्स ये खत्म हो गए और बहुत मेहनत से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और आप बहुत मेहनत से ये सारे पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। और मतलब एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, सीटेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस नोट्स को पढ़ने के बाद, ये मेरी गारंटी है। तो इसको आप ध्यान से मतलब पढ़िए, समझिए और एग्ज़ाम में सारे इस टॉपिक से रिलेटेड सीटेट एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही करके आइए, तभी मेरी जो ये मेहनत है वो सफल होगी। और बस इस वीडियो में इतना ही है और आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो को कम से कम सीटेड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, सब्सक्राइब करने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि सब्सक्राइब का सिर्फ बटन दबा दे रहे हैं, जबकि सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बगल में घंटी का बटन होता है, उस घंटी के भी बटन को दबाना होता है और दबाने के बाद जो उस पर ऑल का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करना होता है। सब्सक्राइब करना भी 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। अगर आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस भेजी जाएंगी। ये 3 प्रोसेस में आपको सब्सक्राइब करना होगा। पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, फिर उसके बाद बेल जो घंटी बनी है उसको दबाना होगा और उसके बाद जो उस पर ऑल का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।